अपराधियों के माइंड का एनालिसिस करने का काम काफी परेशान करने वाला होता है। अगर वो पहली बार क्राइम करते हुए नहीं पकड़ा गया तो वो आगे क्या करता है। अगर वो अपने मन में पछतावा महसूस करता है तो वो पश्चाताप करेगा और क्राइम का रास्ता छोड़ देगा। लेकिन अगर उसका क्रिमिनल दिमाग है तो वो पिछले क्राइम को छुपाने के लिए एक और सेम क्राइम करने या ज्यादा गंभीर क्राइम करने के लिए एनकरेज किया जाएगा और अंत में अपराध के गहरे दलदल में फंस जाएगा। आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की कहानी है। इस साल मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में सुबह कातिल ठंडी थी। बड़ा सी पुल देहरादून के पास रायपुर थाना रोड पर है। 14 जनवरी 2024 सुबह 7 बजे एक दूध वाला ठंड से बचने के लिए बीड़ी पीने के लिए अपनी साइकिल पुल के पास खड़ी कर दी। बीड़ी पीते समय अचानक उसकी नजर पुल के नीचे पड़ी। 25 साल की एक लड़की अजीब हालत में पुल के नीचे पड़ी हुई थी। भैया जी को लगा कि वो मर गई होगी क्योंकि उसके सिर से निकला खून ठंड में जमकर काला पड़ गया था। उस भाई में पुलिस बुलाने की हिम्मत नहीं थी तो वो साइकिल निकालकर जाने लगा, लेकिन उससे रहा नहीं गया और सामने से आ रहे बाइक वाले लड़के को बताया कि पुल के नीचे एक लड़की की लाश है। लड़के ने पुल के नीचे देखा और कंट्रोल रूम को फोन किया कि बड़ा सी पुल के नीचे एक लड़की की लाश गिरी है। यह इलाका देहरादून के रायपुर थाने की रेंज में था, इसलिए कंट्रोल रूम से मैसेज आया और थाने की जीप वहां आ गई। पुल से नीचे उतरकर 2 कांस्टेबल डेड बॉडी के पास पहुंचे और ध्यानपूर्वक इंस्पेक्शन करने के बाद ऊपर खड़े सब इंस्पेक्टर से चिल्लाकर बोले, सर एम्बुलेंस बुलाए, ये लड़की जिंदा है। जल्द ही एक एम्बुलेंस आई और पुलिस ने बेहोश लड़की को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने इसका इलाज शुरू कर दिया। पुलिस को पुल के नीचे जहां लड़की पड़ी थी उसके आसपास कोई पर्स, मोबाइल फोन या ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस को समझ नहीं आया कि ये लड़की कौन होगी और यहाँ तक कैसे पहुंची होगी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। पुलिस ने उसकी पहचान के लिए सोशल मीडिया की मदद ली। पुलिस ने सभी मीडिया में बेहोश लड़की की तस्वीरें और वीडियो वायरल करने के बाद कहा कि जिन लोगों को इस बहन के बारे में जानकारी है वो तुरंत रायपुर पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करें। लड़की की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों को लगा कि उसके सिर में कुछ है, इसलिए उन्होंने अगले दिन सीटी स्कैन किया और डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि इस लड़की को किसी ने गोली मार दी है और गोली उसके सिर में फंसी हुई है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर सिर से गोली निकाल दी, लेकिन पुलिस की परेशानी बढ़ गई। देहरादून जैसे शांत इलाके में ऐसी घटना शायद ही कभी घटी हो। इस लड़की को किसने गोली मारी होगी? अब सीनियर एसपी अजय सिंह ने मामला अपने हाथ में लिया। पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद ली। इससे अच्छा रिजल्ट आया। 22 जनवरी 2024 की सुबह हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में रहने वाली काव्या नाम की लड़की रायपुर थाने पहुंची। पुलिस ऑफिसर उसे अस्पताल ले गए। बिस्तर पर बेहोश लड़की को देखकर काव्या रो पड़ी। उसने पुलिस को बताया कि ये मेरी बड़ी बहन तानिया हेमराज चौहान है। उन्होंने जानकारी दी कि मेरी बहन तानिया की शादी 2020 में हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले शुभम के साथ हुई थी। शुभम के पिता का नाम प्रभुदयाल है। शादी के बाद तानिया सिर्फ 4 बार ही हमारे पास शुभम के साथ आई थी। 2 महीने पहले तानिया का कॉल आया था, उसके बाद से उसका एक भी कॉल नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तानिया को गोली किसने मारी। तानिया के ससुर का कुछ जमीन विवाद चल रहा है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये जानकारी देने के बाद आखिर में काव्या ने बताया कि सितंबर 2023 में शुभम के पिता प्रभुदयाल भी लापता हो गए हैं और अभी तक उनका पता नहीं चला है। कंफ्यूजन होने से अजय सिंह ने एक पुलिस टीम को शुभम की खोजबीन के लिए सोनीपत भेजा। उत्तराखंड के देहरादून से हरियाणा के सोनीपत तक 270 किलोमीटर का सफर तय किया और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन शुभम के घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने शुभम के सगे संबंधियों की जानकारी ली और उनसे पूछताछ की।
शुभम के चचेरे भाइयों ने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शुभम कौन सा बिजनेस करता था, लेकिन उस पर 50 लाख का कर्ज हो गया था। शुभम के पिता प्रभुदयाल के पास हाईवे से टच जमीन है, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। शुभम उस जमीन को बेचने के लिए अपने पिता पर दबाव बना रहा था, लेकिन प्रभुदयाल उस जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह उस मुद्दे पर बाप बेटे के बीच लगातार झगड़ा होता रहता था। इसी बीच सितंबर 2023 में प्रभुदयाल कहीं गायब हो गया। शुभम ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है कि वो लापता हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। बिना फालतू बात किए चचेरे भाइयों ने पुलिस को बताया कि हमें शक है कि शुभम ने ही उसके पिता को गायब कर दिया है। सीनियर एसपी अजय सिंह को जैसे ही ये जानकारी मिली, उसका ध्यान अब शक के तौर पर शुभम पर कंसंट्रेट हो गया। उन्होंने काव्या को 13 जनवरी 2024 की शाम से लेकर देर रात तक के बड़ासी पुल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जहां तानिया बेहोश पड़ी थी। उसमें से काव्या ने शुभम की कार की पहचान कर ली, लेकिन सवाल ये था कि उस कार पर जो नंबर था वो हरियाणा का नहीं था, बल्कि दिल्ली का था। काव्या ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि नंबर प्लेट चाहे जो भी हो, कार तो शुभम की ही है। पुलिस को अब कोई शक नहीं रह गया था कि शुभम ने कार की नंबर प्लेट गलत लगाई थी। पुलिस टीम पूरी बारीकी से सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कार यहाँ से किस तरफ गई थी। लकीली तानिया अब कुछ हद तक होश में आकर रुक रुक कर बोल सकती थी। काव्या 24 घंटे अपनी बड़ी बहन का ख्याल रखती थी। तानिया ने पुलिस को टुकड़ों में जानकारी इस तरह दी। शुभम कर्ज चुकाने के लिए पैसों का भूखा था। उसके पिता प्रभुदयाल जमीन बेचकर पैसे देने को तैयार नहीं थे। इकलौता बेटा होने के नाते शुभम ने सोचा कि अगर उसके पिता की मौत हो जाती है तो वो जमीन का कानूनी मालिक बन सकता है और 2.5 करोड़ रुपए हासिल कर सकता है। एक दिन सुबह वो प्रभुदयाल को स्कूटर पर बिठाकर कहीं ले गया और शाम को अकेला लौट आया। अगले दिन उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता लापता हैं। इसके बाद वो जिस मकान में रहता था उसे खाली कर तानिया को लेकर छिदरवाड़ा इलाके में रहने लगा। प्रभुदयाल के भाइयों ने पुलिस को डाउट जताया कि उसके पिता के गायब होने के पीछे शुभम जिम्मेदार है, इस डर से कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। शुभम ने तानिया से कहा कि हमें कुछ टाइम के लिए हरिद्वार में रहना चाहिए। 17 दिसंबर 2023 को शुभम तानिया को लेकर हरिद्वार आया। वहां मुनि की रेती एरिया में आराधना होटल में 1 महीने के लिए कमरा किराए पर लिया। उसके बिहेवियर से तानिया को अब डर लगने लगा। उसे अब यकीन हो गया था कि उसके ससुर के गुम होने के पीछे शुभम का ही हाथ है। 12 जनवरी को उसने हिम्मत करके सीधे शुभम से पूछा, तुम अपने पापा को कहाँ छोड़ आए हो? क्या वो जिंदा है या आपने उन्हें मार डाला है? शुभम चौंक गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। उसे लगा कि तानिया उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, इसलिए 13 जनवरी 2024 को उसने तानिया से कहा कि हमें देहरादून जाना चाहिए और वहां से मसूरी जाना चाहिए। शुभम और तानिया स्कूटर लेकर आराधना होटल से निकले। तानिया को नहीं पता था कि शुभम ने उसकी कार एयरपोर्ट के पास कहीं छिपाकर खड़ी कर दी है। स्कूटर वहीं लगाकर शुभम ने कार स्टार्ट कर दी। देहरादून में बड़ासी पुल के पास कार खड़ी कर तानिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही शुभम ने पिस्तौल निकाली और तानिया के सिर में गोली मार दी। यह सोचकर कि तानिया मर गई है, शुभम ने उसे पुल के नीचे फेंक दिया। यहाँ तक बात करने के बाद तानिया ने पुलिस को बताया कि मुझे पता था कि शुभम ने ही अपने पिता को मारा होगा, इसलिए उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ यह ना तो तानिया को पता था ना ही पुलिस को। जब पुलिस ने हरिद्वार आराधना होटल में जांच की तो उन्होंने बताया कि 13 तारीख को शुभम अपनी पत्नी के साथ बाहर गया था और 14 तारीख को सुबह में अकेले लौटा और उसी दिन कमरा खाली कर दिया। शुभम ने तानिया से मसूरी का जिक्र किया और सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी कार मसूरी के रास्ते में डांडा दौरान के पास देखी गई थी। शुभम ने पिता की हत्या की होगी
और पत्नी के सिर में भी गोली मारी होगी, यानी उस हिंसक आदमी के पास रिवॉल्वर है। अजय सिंह ने देहरादून की 3 पुलिस चौकियों के इंचार्ज को मसूरी जाने के इंस्ट्रक्शन दिए। गलत नंबर प्लेट लगाकर घूमने वाला इंसान होटल में गलत नाम से भी रुका हुआ हो सकता है, इसलिए वहां सभी रजिस्टरों की जांच करें और जो भी आदमी अकेले उतरा हो उसे पकड़ ले। माल देवता चौकी के मिथुन, मयूर विहार चौकी के जयवीर सिंह और बालावाला चौकी के सुनील नेगी, ये 3 सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल के साथ 5 लोगों की टीम मसूरी पहुंची। माल रोड पर 4 गेस्ट हाउसों की जांच के बाद उसका पता मिल गया। होमस्टे नाम के गेस्ट हाउस में जांच के दौरान शुभम ने अपने आधार कार्ड की एक कॉपी दी थी। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में इसकी एंट्री देखकर ये पांचों कमरा नंबर 101 में पहुंचे। तीनों सब इंस्पेक्टर की कमर में रिवॉल्वरें लटकी हुई थी, लेकिन उसे निकालकर हाथ में रखने का उन्हें ध्यान नहीं रहा। शुभम तीनों सब इंस्पेक्टर से ज्यादा चालाक और तेज निकला। दरवाजे पर दस्तक हुई और वो खुल गया। सबसे आगे थे मिथुन। शुभम ने सीधे गोली चला दी और मिथुन के पेट में गोली लगी और वो लहूलुहान हालत में गिर पड़े। खून से लथपथ साथी को बचाए या अपराधी को पकड़े, उस धर्म संकट के बीच कमर पर रिवॉल्वर होने के बावजूद दोनों सब इंस्पेक्टरों ने शुभम पर गोली चलाकर उसे रोकने के बारे में ख्याल भी नहीं आया। चारों मिथुन को संभालते रहे और शुभम भाग गया। लोकल मीडिया ने इस लापरवाही को लेकर पुलिस को आड़े हाथ लिया। सब इंस्पेक्टर सुनील नेगी ने देहरादून अजय सिंह को फोन कर इंफॉर्मेशन दी। उसी दौरान शुभम टैक्सी लेकर भाग गया। अजय सिंह ने तुरंत मसूरी पुलिस को फोन किया और हाईवे की ओर जाने वाली सड़कों को ब्लॉक करने के ऑर्डर दिए और मसूरी पुलिस ने बिजली की गति से नाकाबंदी कर दी। घायल मिथुन की हालत गंभीर थी और उन्हें मसूरी में प्राइमरी इलाज दिया गया और तुरंत देहरादून के अस्पताल ले जाया गया। बाकी 4 लोग लगातार मसूरी पुलिस के कांटेक्ट में रहे और देहरादून की ओर जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी में उनके साथ खड़े रहे। जब शुभम की टैक्सी उस ओर बढ़ी तो दूर से पुलिस का घेरा देखकर शुभम ने ड्राइवर को टैक्सी वापस मोड़ने को कहा। मामला गड़बड़ लगने पर ड्राइवर ने मना कर दिया। शुभम ने ड्राइवर के सिर पर रिवॉल्वर तान के ऑर्डर दिया तो ड्राइवर ने यू टर्न ले लिया और टैक्सी को वापस मोड़ लिया, लेकिन यह चीज पुलिस की नजर में आ चुकी थी। जैसे ही टैक्सी 1.5 किलोमीटर पीछे गई तो शुभम उतरकर जंगल में भाग गया। होशियार टैक्सी ड्राइवर वहीं खड़ा रहा। जैसे ही पुलिस की जीप टैक्सी के पास पहुंची, ड्राइवर ने अपनी उंगली से इशारा दिया कि वो आदमी इस ओर गया था। इस बार पुलिस ने शुभम का पीछा करने में कोई गलती नहीं की। सबके हाथ में रिवॉल्वर थी। दूर से जब शुभम को भागते देखा तो चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहा। शुभम थोड़ा रुका और उसने पुलिस पर रिवॉल्वर तान दी, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, पुलिस की एक गोली उसके पैर में लगी। वो गिर गया और उसे पकड़ लिया गया। उसके पास से 2 रिवॉल्वर और मैगजीन बरामद की गई। पकड़ने के साथ ही शुभम को देहरादून अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने अपने पिता प्रभु दयाल को गोली मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को मुजफ्फरनगर के पास जंगल में फेंक दिया था। तानिया को ये राज पता था, इसलिए उसने उसकी भी हत्या कर दी और डेड बॉडी को देहरादून में पुल के नीचे फेंक दिया। पुलिस ने उसे बताया कि तानिया मरी नहीं बल्कि जिंदा है और इसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। खबर लिखे जाने तक तानिया, मिथुन और शुभम का इलाज देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल के अलग अलग वार्ड में एक साथ चल रहा है।